स्टूडेंट आज हम प्लस टू के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज कवर करेगा 15.3। अगर आपको 15.3 कंप्लीट करनी है तो स्टूडेंट्स आपको दो वीडियोस कवर करनी पड़ेगी, वीडियो नंबर 69 एंड वीडियो नंबर 70। इस एक्सरसाइज की हाफ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ वीडियो नंबर 69 में। अब मैं वीडियो नंबर 70 जब पूरा कर लूंगा तो ये एक्सरसाइज 15.3 आप पूरी कर पाएंगे। तो इसको आज के लेक्चर को कवर करने के लिए कुछ फार्मूलाज की जरूरत है। कोई भी फार्मूला इनमें से नया नहीं है, सब आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं रिवीजन के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, तो आप इनको दोबारा से तैयार कर लीजिए ताकि आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। A and B are said to be independent events। अगर हमें कभी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़े तो हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर आ जाती है तो हम दोनों इवेंट्स को क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर दूसरा फार्मूला है सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइंस। 3 कॉइंस में जब भी कभी 3 कॉइंस इकट्ठे फेंक दिए जाए तो टोटल 8 केसेस बनते हैं। वो 8 केसेस आपको तैयार करने हैं। हेड हेड हेड, तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल, एक टेल आ सकता है। फिर उस टेल की सीट चेंज कर दीजिए, आप सेंटर में रख दीजिए, फिर उसको सबसे 100 प्लेस पे रख दीजिए। फिर ऐसा हो सकता है इसमें एक टेल चल रहा था, अब 2 टेल कर देते हैं, तो इसमें हेड एक है जो 100 प्लेस पे है। फिर इस हेड को सेंटर में ले लीजिए, फिर इस हेड को यूनिट प्लेस पे रख दीजिए। तो ये तीनों केस वो है जब टेल 2 है, और लास्ट में बन जाता है जब तीनों टेल हो। तो आपको 3 कॉइंस के 8 सैंपल स्पेसेस लिखने आने चाहिए, इसमें भी आप परफेक्ट होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मल्टीपल ऑफ 3 सुनाइए या डिविजिबल ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है कि 3 की टेबल सुनाना, 3, 6, 9, 12 एंड सो। तो मल्टीपल्स एंड डिविजिबल यानी 3 की टेबल। फिर उसके बाद हम डाई पे बात कर सकते हैं। जब हम पेयर ऑफ डाई की बात करेंगे तो पेयर ऑफ डाई में मिनिमम सम कितना बन सकता है और मैक्सिमम सम कितना बन सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम 2 डाई इकट्ठी फेंक देते हैं तो उनका टोटल मिनिमम 2 बन सकता है और मैक्सिमम 12 बन सकता है। तो इसके लिए भी आइडियाज याद कर लीजिए। जब भी आपको सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, सम ऑफ 4, सम ऑफ 5, सम ऑफ 6 और सम ऑफ 7 तक कुछ भी हम डिमांड करें तो आपने एक कम करके बोलना है, एक कम करके। यहां तक आप अपने माइंड में एक स्लैब मान लें कि यहां तक एक स्लैब है, तो टोटल ऑफ 7 तक मैं आपसे कुछ भी पूछूं आप एक कम करके बोलेंगे। मैंने पूछा टोटल ऑफ 2 तो आप 1 बोलिए, टोटल ऑफ 3 आप 2 बोलिए, टोटल ऑफ 4 3 केसेस, टोटल ऑफ 5 4 केसेस, टोटल ऑफ 6 5 केसेस, टोटल ऑफ 7 6 केसेस। तो यहां तक आप अपने माइंड को सेटअप दे दीजिए कि अगर सर टोटल ऑफ 2 से लेकर टोटल ऑफ 7 तक में से कुछ भी पूछते हैं तो हम एक कम करके बोलेंगे। हमने पूछा टोटल ऑफ 5 तो आपको बोलना 4 केसेस, ये आपको याद करना है। टोटल ऑफ 7 तक आपको याद करना है। फिर टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 11 या फिर टोटल ऑफ 12 का क्या फंडा है कि आप 13 में से 13 में से वो नंबर कम कर दीजिए जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। 13 - 8 यानी 5 केसेस, 13 - 9 यानी 4 केसेस, 13 - 10 यानी 3 केसेस, 13 - 11 यानी 2 केसेस, 13 - 12 यानी 1 केस। तो आपको इस तरीके से याद करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे कि जब भी कभी टीचर 8 से लेकर 12 तक कुछ भी पूछता है तो आप बोलेंगे 13 माइनस नंबर, और जब भी टीचर आपसे 7 से कम पूछता है तो आप एक नंबर कम करके बोल देंगे। तो ये आपको टिप्स पे लेना है, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया भी है कि वो 5 केसेस कौन से बनेंगे, वो 6 केसेस कौन से पढ़ेंगे, आप इनको भी पढ़ेंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फिर आगे चलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ताश के पत्तों के बारे में बात करें तो आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए हुकम, चिड़ी, पान, ईंट को अब हम क्या बोलते हैं, तो वो सीख लेते हैं। हुकम को हम स्पेड बोलते हैं, चिड़ी को हम क्लब बोलते हैं, पान को हम हर्ट बोलते हैं और ईंट को हम डायमंड बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश में इनके लिए याद होना चाहिए कि हुकम के लिए स्पेड होता है, क्लब होता है, हर्ट होता है और डायमंड, जिससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हुए दिक्कत ना आए। और इन चारों को हम प्लेइंग कार्ड्स के सूट बोलते हैं।
अगर कोई पूछ ले कि प्लेइंग कार्ड्स में कितने सूट्स होते हैं तो हम बोलेंगे 4। कौन कौन से? स्पेड, क्लब, हार्ट और हैंड। हर एक सूट में कार्ड कितने होते हैं? 13 4 जा 52। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। और अब बात करें फेस कार्ड की। कुछ कार्ड्स पे कुछ फोटो बनी होती है, तो वो पत्ते हैं जे नंबर यानी कि जैक, क्यू नंबर यानी कि क्वीन और के नंबर यानी कि किंग। तो इंग्लिश में उनको किंग, क्वीन और जैक बोलते हैं। हिंदी में आप ऐसा बोलते होंगे गुलाम, बेगम और बादशाह। और इक्के के लिए हम बोलते हैं एस, एसीई। ये फेस कार्ड की कैटेगरी में नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो आपको 12 बोलना है। 12 कैसे हो सकता है? क्योंकि 4 जैक होते हैं, 4 ही क्वींस होती हैं, 4 ही किंग्स होते हैं, तो 4 3 जा 12 यानी 12 केसेस ऐसे होते हैं जिन पे कार्ड्स पे फोटो भी बनी होती है, चाहे वो क्वीन की, चाहे क्वीन की, चाहे जैक की। और इक्के पे कोई फोटो नहीं बनी होती, इसलिए ये फेस कार्ड की फैमिली में नहीं आता। तो ये 4 इक्के होते हैं। तो ये सब कुछ भी आपको, अगर ये सब फार्मूले तैयार है तो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब आप इसको 2 बार वीडियो को देखिए और ये फार्मूला बार-बार तैयार कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, 3 coins are tossed simultaneously। 3 coins को इकट्ठा फेंका जाता है। जब भी कभी 3 coins को इकट्ठा फेंका जाए पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए। कॉइन्स के केस में अगर आप सामने सैंपल स्पेस लिख लेंगे तभी आपका क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बनते हैं। तो आप 3 कॉइन्स के केस में सैंपल स्पेस 8 वाला लिखेंगे और ये मैंने लिख दिया। अब कंसीडर द इवेंट ई। अब ई इवेंट किसको कहा गया? 3 हेड्स और 3 टेल्स, गेटिंग ऑफ 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो इसका मतलब इस 8 में से कौन कौन से सिलेक्ट होंगे? एक फर्स्ट और एक लास्ट, क्योंकि 3 हेड्स या 3 टेल्स। फिर एफ का मीनिंग बोला उसने एटलीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, ये एफ इवेंट हो जाएगी। एटलीस्ट 2 हेड्स का मीनिंग क्या बनता है? एटलीस्ट 2 हेड्स का मीनिंग बनता है कि कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चलेंगे। तो आपको 2 हेड वाले भी छांटने हैं इनमें से 8 में से। तो 3 तो आपके 2 हेड वाले बनते हैं और एक 3 हेड वाला बनता है। तो टोटल 4 केस हुए, इसमें टोटल 2 केस हुए। ये आप साथ साथ लिखते रहे। फिर जी पढ़ते हैं। जी में कहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, गेटिंग ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स की हिंदी बनती है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। जब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड बोल दिया जाता है तो इसका मीनिंग बनता है कि 2 हेड ज्यादा से ज्यादा है। तो 2 हेड, फिर 1 हेड और फिर कोई भी हेड ना हो वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड की फैमिली में आता है। तो एटमोस्ट 2 हेड्स में 2 हेड वाले केस भी लिखे हमने 3, 1 हेड वाला भी लिखा और ना हेड वाला भी लिखा जिसमें एक भी हेड नहीं है तो वो भी लिखा। तो इस तरीके से 7 केस इसमें बनते हैं। 8 में से 7 इसमें सिलेक्ट करते हैं। अब हमने चेक क्या करना है? ऑफ द पेयर ई एंड एफ। ई और एफ का पेयर बनाया और एफ और जी का पता लगाना है कि विच इज इंडिपेंडेंट एंड विच इज डिपेंडेंट। तो इसमें से पता लगाना है कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करना होता है तो आपको पता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन करके और इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे चेक करते हैं। तो आपको किस किस का पेयर बनाना है? ई और एफ का। तो ई और एफ में पहले इंटरसेक्शन पता लगा लीजिए। अगर आपको पहले इंटरसेक्शन पता होगी तभी आप उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ई और एफ में अगर हम इंटरसेक्शन ढूंढना शुरू करें तो हेड 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 इधर भी है, हेड 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 इधर भी है, तो वो एक लिखा जाएगा हेड हेड हेड। तो इंटरसेक्शन में आपका एक केस बनेगा। F और G, F और G का इंटरसेक्शन ढूंढना शुरू करें। F और G में अगर मैं इंटरसेक्शन ढूंढना शुरू करूं तो हेड हेड टेल इधर भी है, इधर भी है, हेड 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 टेल हेड ये भी है और टेल हेड ये भी है। लेकिन ये ट्रिपल हेड वाला इसमें नहीं है। तो आपके 3 केस जो इसमें मैच करते हैं तो आपने लिखा 3 केसेस। अब E और F पेयर को आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P ऑफ E और इनटू P ऑफ F। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे आप? 1/8। कैसे? क्योंकि यहाँ 1 केस है तो 1/8 हो जाएगा। टोटल केसेस 3 कॉइन्स में 8 होते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपको P ऑफ E और P ऑफ F निकालना है। तो P ऑफ E की वैल्यू आपके पास 2 है तो उससे प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/8।
और P ऑफ F बनाने के लिए आपके पास F की वैल्यू 4 है तो 4/8 और कैंसिल करके ये भी 1/8 आता है। रिजल्ट 1 एंड 2 को आपने यूज किया और इसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, 1/8 आंसर है आपका। सिक्स्थ रिजल्ट में भी 1/8 और सेवंथ में भी 1/8, दोनों आंसर 1/8 आ रहे हैं। तो फ्रॉम रिजल्ट 6 एंड 7 आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस E एंड F पेयर इज इंडिपेंडेंट। तो आपने इस पेयर को क्या प्रूव कर दिया, इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा, टू चेक F एंड G पेयर इज इंडिपेंडेंट। F और G को आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, चेक करना है सॉरी। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F और G का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और अकेले F की और G की प्रोडक्ट की बराबर आना चाहिए। तो आप F और G की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, F और G में टोटल केसेस बनते हैं 3, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऐसे ही ओनली F की प्रोबेबिलिटी बनानी है तो F के टोटल केसेस बनते हैं तो 4, तो उससे बन जाएगी 4/8 और G के केसेस बनते हैं 7, तो उससे बन जाएगी 7/8। कैंसिल करने के बाद आपका 7/16 बन जाता है। इधर से राइट हैंड साइड आपका 7/16 है, लेफ्ट हैंड साइड आपका 3/8 है, दोनों इक्वल नहीं हुए। तो फ्रॉम रिजल्ट 8 एंड 9 आपको क्या क्लियर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुई, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अब मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है फिर, F एंड G पेयर इज डिपेंडेंट। तो ये दोनों पेयर क्या बन जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जांपल बन जाएंगे। तो आपने यहां पे डिपेंडेंट बोल दिया। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। एक कार्ड निकालना है 52 पत्तों में से। द आउटकम इज नोटेड, उसकी आउटकम को देखना है। द कार्ड इज रिप्लेस्ड, और कार्ड को वापस रख देना है। एंड द पैक इज रीशफल्ड, और पैक को अच्छी तरह से दोबारा से रीशफल कर देना है। अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज स्पेड एंड सेकंड इज ए रेड क्वीन। पहला स्पेड होना चाहिए और दूसरा रेड क्वीन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ड्रॉ दो करने हैं, लेकिन दोनों के दोनों विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड एंड सेकंड इज ए रेड क्वीन विद रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट स्पेड निकालने चलते हैं। स्पेड का सबको पता है कि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं बाय 52, एंड के लिए मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई डाल दिया। फिर सेकंड रेड क्वीन होनी चाहिए, तो क्वींस पूछते हैं तो 4 होती हैं, लेकिन रेड क्वीन 2 ही होती है, तो 2/52 आएगा। और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए। जैसे मैंने 13 को 52 से काटा तो 13 4 जा 52, फिर 2 को 4 से काटा तो 2 2 जा, तो 52 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1/104 आपका आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस बार 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। तो इस बार भी विद रिप्लेसमेंट चलना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड, तीनों के तीनों स्पेड चाहिए। तो नंबर ऑफ ड्रॉ 3 विद रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कार्ड्स ऑफ स्पेड, तीनों के तीनों स्पेड भी चाहिए विद रिप्लेसमेंट। तो पहला भी स्पेड का, सेकंड भी स्पेड का एंड थर्ड भी स्पेड का। तो एंड के लिए मल्टीप्लाई डालते जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्पेड कार्ड निकालना सिखाते हैं तो 13/52, सेकंड स्पेड कार्ड निकालना चाहते हैं 13/52, थर्ड स्पेड कार्ड निकालना चाहते हैं 13/52। तो 13 को 52 से कैंसिल किया तो 4 पे कट जाता है, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 1/64 आपका आंसर आ जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards। एक कार्ड निकालना है 52 पत्तों में से। The outcome is noted, उसके आउटकम को देखना है। The card is replaced, कार्ड को वापस रख देना है। पैक इज रीशफल्ड, और पैक को दोबारा से रीशफल करना है। Another card is drawn from the pack, उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना है। What is the probability both cards are of the same suit, दोनों के दोनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। एक कार्ड निकालना है, उसको वापस उसका कलर, उसका सूट नोट करना है, फिर उसको वापस डाल देना है, और फिर दूसरा कार्ड बाद में फिर निकालना है, और दोनों सेम सूट के हो जाने चाहिए। तो उसने सूट का नाम नहीं बताया कि कौन से सूट के हो जाने चाहिए, बस उसकी कंडीशन ये है कि दोनों सेम सूट के हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट सोचता है कि पहली बार भी 13/52 आएगा और दूसरी बार भी 13/52। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप गलत कर देंगे इसको। लेकिन सेम सूट का मीनिंग ये नहीं होगा कि पहली बार भी 13 आएगा, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि सूट में 13 कार्ड्स होते हैं।
तो लेकिन ये समझना होगा कि आपको सूट का नाम नहीं बताया गया। अगर आपको सूट का नाम बताया जाता कि दोनों स्पेड चाहिए, फिर 13/52 13/52 में बिल्कुल एग्री था आपके साथ। लेकिन अगर वो बोलता है कि सेम सूट है, तो इसका मतलब जब सूट का नाम ही नहीं बताया गया तो पहली बार तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, 52 ही फेवरेबल है और 52 ही पॉसिबल है। लेकिन दूसरी बार फिर आपकी अगर मान लीजिए यहाँ से स्पेड निकल जाता है, फिर आपका रहता है कि अब मेरे लिए फेवरेबल सिर्फ 13 है। तो जब पहला पता निकालते हैं तब आपकी कोई टेंशन नहीं होती, तब आपको 52 के 52 पसंद आते हैं और टोटल भी 52 होते हैं। तो पहली बार आप कभी नहीं कहते कि हमें ये चाहिए, तो 52/52 आएगा। दूसरी बार जब आपका यहाँ से मान लेते हैं कि आपका यहाँ से हार्ट निकल जाता है, तो हार्ट निकल गया तो फिर आप सेकंड टाइम चाहेंगे कि अब भी हार्ट निकले, तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस लिमिटेशन हो जाती है कि 13 ही चाहिए। लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी ऐसी कोई चॉइस नहीं होती कि मुझे हार्ट ही चाहिए, तो आप पहली बार तो कहते हैं कुछ भी आ जाए। लेकिन जब दूसरी बार आना होता है तो फिर पहले जैसा ही आप मांगना चाहते हैं। तो सेकंड टाइम जब आपकी डिपेंड इस पे करता है तो फिर आपकी चॉइसेस सिर्फ 13 पे सिमट के रह जाती है, तो 13/52 हो जाता है। 13/52 आपस हो गए कैंसिल हो गए 1/4, 52 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल आंसर 1/4 आ जाता है। और ये हमारा आंसर है। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 70 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस डाले हैं और इनके आंसर्स भी लिख दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर जब अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।